नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले की क्लासों में राष्ट्रपति का अति महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से वो समझ में भी आ रहा है और बहुत अच्छे अपन ने डीप से समझा है इन सब चीजों को कि आप किसी भी एग्जाम दो, बहुत अच्छा काम आएगा। आपके ट्यूशन तो बाहर जाएगा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में सामान्यकालीन शक्तियां हमने पहले वाली क्लासों में पढ़ा था, जिसमें से अपने शायद कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्तियां पढ़ चुके थे और उसके का आगे का पार्ट कार्यपालिका शक्तियों में ही स्टार्ट करेंगे। और महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियों में विधायी शक्तियां समझने वाली चीज और आपको समझना ही पड़ेगा और मैं इतना आराम से समझाऊंगा आपको कि कभी भूल ही नहीं पाओगे, भूलना ही भूल जाओगे। इस प्रकार से अपन देखेंगे। दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, ठीक है, सामान्यकालीन शक्तियां। अभी सामान्यकालीन शक्तियों में दोस्तों अपन ने कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियां अपन पढ़ चुके थे। नंबर 3 अपन बात करें तो विधायी शक्तियां। क्या है? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में हमें देखना है, अच्छे से समझना है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए और बिल्कुल माइंड में इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि गलती तो हो ही ना सके। आराम से देखना है, इसको समझना है कि किस प्रकार से देखिए। देखिए, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो 5 वर्ष बाद में विघटित हो जाते हैं। दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व भी भारत के राष्ट्रपति को इसको विघटित करने का, भंग करने का अधिकार है। क्या है? विघटित करने का अधिकार है। देखिए आर्टिकल 85, ठीक है, आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है। क्या कर सकता है जी? लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, मैंने कहा था ना कि संविधान के द्वारा शक्तियां किसको दे रखी हैं? राष्ट्रपति को दे रखी हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन किसकी सलाह पे? ध्यान दे लीजिए, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और कौन सा? संघीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद व पीएम की सलाह पर, ठीक है जी, पीएम की सलाह पर। देखिए 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 1 साल पहले ही इसको लोकसभा को भंग कर दिया गया था, लेकिन सलाह किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह थी। तो ये लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है, जो शक्ति है, जो पावर दे रखी है, वो किसके पास है जी? राष्ट्रपति के पास है। कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है। इसी में देखिए दोस्तों, आर्टिकल 85 का सब क्लॉज 1, इसमें देखिए कि संसद के सत्र को आहूत करना और उसको समाप्त करना, ये क्या होता है? ये शक्ति भी किसके पास होती है? बुलाना और समाप्ति की घोषणा करना, ये अधिकार भी किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। संसद के सत्र को आहूत करना, सत्र को आहूत करना, आहुति करना व सत्रावसन करना, सत्रावसन करना, ये कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ही ये शक्ति है। आहूत का मतलब क्या होता है? साधारण भाषा में बुलाना, और सत्रावसन का मतलब क्या होता है? समाप्ति की घोषणा करना। भाई जैसे मान लो उदाहरण पे कि 5 तारीख को संसद का सत्र बुलाया जाएगा, ठीक है जी, बात हो गई। कौन करेगा ये घोषणा बुलाने की? राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि उसके पास ये विधायी शक्ति है, आर्टिकल 85 1 के तहत। नंबर दूसरी बात कि 25 तारीख को संसद का ये सत्र समाप्त किया जाएगा, ये घोषणा किसने की? राष्ट्रपति के पास, मतलब सत्रावसन किया। तो ये विधायी शक्ति किसके पास है? आर्टिकल 85 सब क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति के पास। बुलाना और समाप्ति की घोषणा करना। अब देखिए, जैसे 5 को बुलाया, 25 को समाप्ति की घोषणा, इसके बीच में यदि इसको कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए
स्थगित करना है तो ये अधिकार दोस्तों मैं यही बता देता हूं लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। भाई कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, 2 घंटे, 4 दिन के लिए, तो ये जो स्थगित करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन बुलाना और समाप्ति की घोषणा करना ये अधिकार तो मेरे साथियों किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो आप समझ गए होंगे कि विधायी शक्तियों में। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 86, इसमें क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का ये अभिभाषण कौन तैयार करता है? संघीय मंत्रिमंडल ये अभिभाषण तैयार करता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो कौन तैयार करता है? संघीय मंत्रिमंडल ये अभिभाषण तैयार करता है। इसमें सरकार की नीतियों का उल्लेख किया जाता है। यानी 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण ये क्या होता है? संघीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। और ये क्या होता है? इसमें सरकार की नीतियों का व्याख्यान किया जाता है कि पहले हमने क्या किया है और हम भविष्य में अगले साल क्या करेंगे। ये सरकार की नीतियां किसमें होती हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण में। सिर्फ सुन के कौन बताता, पढ़ के कौन बताता है? राष्ट्रपति। बाकी बात किनकी होती है? मंत्रिमंडल की होती है, सरकार की बातें होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसी 86 में राष्ट्रपति है जो संसद को संदेश भेज सकती है। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। संदेश भेज सकता है। कोई भी बात का राष्ट्रपति ये क्या कर सकता है? संदेश भेज सकता है। किसको? संसद को, लोकसभा और राज्यसभा को। ये भी कौन से आर्टिकल में दे रखा है? 86 में दे रखा है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए विधायी शक्ति में 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ये क्या होता है? विशेष अभिभाषण। देखिए सामान्यतः संसद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। फिर 5 वर्ष बाद में भंग हो जाती है तो नई लोकसभा चुनकर आती है। क्या होती है? नई लोकसभा। और जब भी नई लोकसभा गठित होती है, नई लोकसभा की पहली बैठक होती है, तो उसको संबोधित कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। और उसको जो संबोधित करता है वही क्या कहलाता है? विशेष अभिभाषण कहलाता है। तो ये किसमें? विधायी शक्तियों में ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग में अध्याय 3 भाग 5 को अपन डिवाइड कर रहे थे, तो अध्याय 3 में बताया था एक आर्टिकल बहुत मोस्ट वाला, कौन सा? आर्टिकल 123। और इसमें क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब प्यारे दोस्तों शक्ति, ये अध्यादेश क्या होता है? देखिए सत्र चलते हैं, जैसे बजट सत्र है, आपका ग्रीष्म सत्र है, शीतकालीन सत्र है, ये बैठकें होती हैं संसद की, उनमें कानून बनाए जाते हैं, पूर्व के कानूनों को समाप्त भी किया जाता है, नए कानून बनाए भी जाते हैं। लेकिन यदि ध्यान देना है, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, बैठकें नहीं हो रही हो, और यदि देश को किसी अति आवश्यक कानून की जरूरत हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और ये अध्यादेश एक स्थायी कानून की तरह ही काम करता है। जिस प्रकार से संसद कानून बनाती है और वो कानून लागू होते हैं, उसी प्रकार से ये अध्यादेश भी लागू होता है। लेकिन ये अपन कहें तो टेम्परेरी रूप में अस्थायी कानून होता है। संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, देश को किसी अति आवश्यक कानून की जरूरत हो, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। दोस्तों ये अध्यादेश भी किसका तैयार किया होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का ही होता है। ये मेरे प्यारे साथियों, अब देखना है कि आपको समझ में आ गया कि अध्यादेश जारी कौन करता है? आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति करता है। क्यों करता है मैंने बता दिया, बैठकें नहीं हो रही हूं तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, देश को कानून की आवश्यकता हो तो। नेक्स्ट देखिए, अब इस अध्यादेश की प्रोसीजर क्या होती है?
देखिए जब संसद की प्रथम बैठक होती है, देखिए दोस्तों जब नया सत्र प्रारंभ होता है कोई सा भी, जब संसद की बैठकें प्रारंभ होती हैं तो प्रथम बैठक से, प्यारे साथियों देखना, प्रथम बैठक से अगले 42 दिन मतलब 6 सप्ताह 42 दिन, मतलब प्रथम बैठक से और 42 दिन के भीतर मतलब 6 सप्ताह अपन इसको बोल सकते हैं। 6 सप्ताह के भीतर यदि संसद के द्वारा इसे पारित कर लिया जाता है, पारित कर दिया जाता है, तो यह अध्यादेश न रहकर यह क्या बन जाता है, स्थायी कानून बन जाता है। याद रखना। अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन क्या आता है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, अधिकतम अवधि समझने की कोशिश करना मेरे साथियों। मान लो जैसे 31 दिसंबर को सत्र खत्म हो गया है, सत्रावसान हो गया है, सत्र की समाप्ति हो गई 31 दिसंबर को, और मान लो 1 जनवरी को ही अध्यादेश की घोषणा कर दी गई है, अध्यादेश जारी कर दिया गया है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान से समझना, 31 दिसंबर को क्या हो गया, सत्र समाप्त हो रहा है, सत्र समाप्त हो गया है, ठीक है। 1 जनवरी को क्या कर दिया गया है मेरे साथियों, उदाहरण बता रहा हूं, 1 जनवरी को अध्यादेश जारी किया गया, किसके द्वारा, राष्ट्रपति को। साथियों हमारे संविधान में यह उल्लेख है कि 1 वर्ष में 3 सत्र होंगे, लेकिन 1 वर्ष में 2 सत्र होने आवश्यक होते हैं, और 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का गैप अंतराल नहीं होना चाहिए। यह भी हमारा संविधान ये प्रोविजन करता है, प्रावधान करता है कि 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो आप प्यारे साथियों 1 जनवरी को अध्यादेश जारी हो गया है, नेक्स्ट वाला अब जो यहां तक हो गई 6 माह, 6 माह तक का तो समय दे रखा है संविधान ने, 6 माह के प्रारंभ होना पड़ेगा किसको, अति आवश्यक है कि 6 माह बाद में बुलाना ही पड़ेगा किसको, सत्र को। तो देखिए 6 माह का समय तो ये हो गया है, और मान लो 6 माह के बाद में कितने हो गए, 1 जनवरी से आपका क्या हो गया, जून, ठीक है, लास्ट जून। 1 जुलाई को नया सत्र प्रारंभ जरूर होगा, कब होगा, 1 जुलाई को। तो इस 1 जुलाई से और अगले 42 दिन के भीतर इसको पारित करना होता है। अब अधिकतम अवधि का देखना, 6 माह तो ये हो गए, 42 दिन ये हो गए, 6 माह और 42 दिन का समय होता है, 6 माह 42 दिन का समय होता है किसका, आपके अध्यादेश का अधिकतम। 7 माह 12 दिन भी बोल सकते हो, लेकिन जैसा बोला जाता है 6 माह और 42 दिन, 6 माह 6 सप्ताह अधिकतम अवधि होती है किसकी, अध्यादेश की। साथियों दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि जब सत्र प्रारंभ होता है तो उसके बाद उसका कितना समय होता है, सत्र प्रारंभ होने के बाद 42 दिन, मान लो जैसे प्रथम बैठक से 42 दिन, तो सत्र प्रारंभ होने के 42 दिन के भीतर और अधिकतम अवधि होती है 6 माह 42 दिन। ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी आराम से, बहुत सिंपल तरीके से हमने समझने की कोशिश की है मेरे दोस्तों। अब देखिए राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी समय इस अध्यादेश को वापस ले सकता है। यदि संसद ने बहुमत से पारित कर दिया तो ये स्थायी कानून बन जाता है, यदि पारित नहीं किया तो अध्यादेश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश की क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा, मतलब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकता है, किसकी, अध्यादेश की कर सकता है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई है प्यारे साथियों। और नेक्स्ट अपन जो विधायी शक्तियों में देखेंगे वो क्या है कि दोस्तों हमारी संसद का क्या प्रावधान है कि कोई कानून बनता है तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक प्यारे साथियों लोकसभा, इसको लोकसभा, एलएस को क्या पढ़ा जाएगा, अपन पढ़ रहे हैं लोकसभा, और आरएस को क्या पढ़ लें अपन, राज्यसभा। दोनों सदन किसी प्रस्ताव को पारित करते हैं, इसने पारित कर दिया साहब, गया कहां पर, राज्यसभा में, इसने पारित कर दिया, दोनों सदनों ने पारित करने के बाद ये प्रस्ताव कहां पर गया मेरे प्यारे साथियों, ये प्रस्ताव गया जी राष्ट्रपति के पास। ठीक है जी, राष्ट्रपति के पास। मान लो कोई भी अधिनियम है, विधेयक है,
दोनों सदनों से पारित होने के बाद, और ये किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं कि संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं? मेरे दोस्तों, समझना है, अच्छा कंसेप्ट है, इसको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो वास्तव में आपको एक अच्छी समझ पैदा हो जाएगी। दोस्तों, आर्टिकल 111 संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां। मेरे दोस्तों, आपने कई जगह वीटो नाम पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। हमारे भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बस वीटो जैसी परिस्थितियां ऐसी होती हैं क्रिएट कि वो वीटो जैसी मान ली जाती हैं। बाकी हमारा संविधान कहीं भी वीटो शक्ति का जिक्र नहीं करता है राष्ट्रपति का। केवल क्या बात लिखी हुई है कि आर्टिकल 111 कहता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि संसद के 2 सदन हो गए साहब, कौन सा? एक लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा। ठीक है, दोनों सदनों से विधेयक हो गया है पारित। दोनों सदनों से क्या हो गया? विधेयक पारित होकर विधेयक कहां पर गया जी? राष्ट्रपति के पास गया। कहां पर गया? राष्ट्रपति के पास। यहां पर विधेयक पहुंच गया है किसके पास? राष्ट्रपति। अब अनुच्छेद 111 कहता है कि संसद के दोनों सदनों ने कोई विधेयक पारित किया है और वह विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है, तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां होती हैं, यह उल्लेख करता है अनुच्छेद 111। मेरे प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 111 यह कहता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। उन्हीं को लोग आम बोलचाल की भाषा में वीटो शक्तियां भी बोल दिया करते हैं। बाकी वीटो का अर्थ होता है रोकना, मना करना। हमारे राष्ट्रपति के पास हमने संविधान में जो बातें लिखी हैं वो पढ़ेंगे कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति क्या शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 3 प्रकार की शक्तियां देखिए। पहले देखते हैं अत्यांतिक, इसी को बोल सकते हैं निरपेक्ष, और संविधान में नहीं लिखा है लेकिन अपन कह सकते हैं इसको निरंकुश वीटो शक्ति, निरंकुश वीटो। ठीक है भाई, फिर बता रहा हूं वीटो शब्द का प्रयोग नहीं है लेकिन अपन क्या लिखेंगे? अत्यांतिक शक्ति, ये बोल सकते हैं। अब देखिए क्या होती है कि संसद द्वारा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक इस पर ही कर सकता है दोस्तों। देखिए विधेयक कौन से होते हैं? एक साधारण विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है, और एक होता है आपका धन विधेयक। ठीक है दोस्तों, इन पर प्रयोग नहीं करता राष्ट्रपति। वीटो शक्ति का प्रयोग किन पर नहीं करता है? संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर नहीं करता है, साधारण विधेयक पर ही ये शक्तियां प्राप्त हैं दोस्तों। तो देखिए अब आपके समक्ष किस प्रकार से साधारण विधेयक पर इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है अत्यांतिक वीटो, क्या होता है निरपेक्ष शक्ति, इसको देखना है। देखिए संसद के द्वारा पारित हुआ क्या? साधारण विधेयक, मतलब दोनों सदनों ने पारित कर दिया। गया किसके पास जी? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां हैं वो ही अपन पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ये शक्ति प्राप्त है उसके पास अत्यांतिक शक्ति, निरपेक्ष, निरंकुश वीटो। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा साफ इनकार करना अर्थात मना करना नहीं,
मैं हस्ताक्षर करूंगा ही नहीं। राष्ट्रपति ये विधेयक गया संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ये कह दे कि मैं इस पे हस्ताक्षर करूंगा ही नहीं, साफ मना कर दे। आप मान लो मेरे से पढ़ने के लिए आए और मैंने आपको कहा कि आज की क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, साफ इनकार कर दिया है मैंने, तो कौन सी शक्ति का प्रयोग किया? अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया है दोस्तों। इसी प्रकार से राष्ट्रपति ने यदि किसी साधारण विधेयक पर साफ इनकार कर दिया है हस्ताक्षर करने से, तो क्या कौन सी शक्ति का प्रयोग किया है? अत्यंतिक वीटो, निरपेक्ष, निरंकुश हो गया। भाई ये निरंकुश किसी तो वो है कि भाई आप पढ़ने के लिए आए हो, मैं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ने की इच्छा रखते हो और मैं मेरी मर्जी से मेरी निरंकुशतावादी शक्ति आप पे थोप रहा हूं, तो क्या हो गया? निरंकुश वीटो ही हो गया नहीं। तो इसी प्रकार से किसी साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति साफ इनकार कर देता है हस्ताक्षर करने से, तो कौन सी शक्ति का प्रयोग किया इसने? अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग किया है दोस्तों। नेक्स्ट दूसरी देखिए दोस्तों, एक कौन सी है? पॉकेट वीटो। दूसरी नंबर कौन सी है? पॉकेट, या फिर इसी को क्या कहते हैं? जेबी वीटो। दूसरी क्या कहते हैं? जेबी वीटो। देखिए इसमें क्या है कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक, याद रख लेना विधेयक कौन सा होगा जी? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति न तो हस्ताक्षर करे, न हस्ताक्षर करे और ना ही इनकार करे। मान लो राष्ट्रपति के पास विधेयक गया और राष्ट्रपति जी ने न तो मना किया कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा और न ही उस पर हस्ताक्षर किया और अपने पास लेके उस विधेयक को रख लिया, अपनी पॉकेट में डाल लिया, न हां कहा न ना कहा, तो ये कौन सी शक्ति हो गई? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो शक्ति हो गई है राष्ट्रपति की। और 1986 में ज्ञानी जेल सिंह जी राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जेल सिंह, इन्होंने डाक संशोधन विधेयक पर विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में छाया रहता है ये क्वेश्चन दोस्तों। न हाँ करे न ना करे हस्ताक्षर करने के लिए, तो इसको क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। और इसका प्रयोग क्या किया गया था? 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर न तो हस्ताक्षर किए थे और न ही हस्ताक्षर करने के लिए मना किया था। नेक्स्ट जो तीसरा है वो कौन सी है? निलंबनकारी वीटो। इसमें देखना है क्या है? राष्ट्रपति देखिए क्या है इस निलंबनकारी विधेयक को, मतलब साधारण विधेयक पर क्या हो रहा है? राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, वापिस भेज सकता है संसद को। देखिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसके तहत क्या किया गया था? राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, ठीक है, बाध्य है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत पुनर्विचार की शक्ति दी गई किसको?
राष्ट्रपति को क्या किया गया? पुनर्विचार की शक्ति दी गई, शक्ति दी गई। अर्थात राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अब दोस्तों देखिए क्या है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। यह कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को एक बार उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, लेकिन यदि पुनर्विचार के बाद में भी संसद ने उसे पारित कर दिया और वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ये याद रखना है, राष्ट्रपति। लेकिन यदि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि कितने समय में करेगा हस्ताक्षर, ये हमारा संविधान नहीं कहता है कि समय अवधि नहीं दी गई है कि कितने समय में, 6 महीने में, 3 महीने में, 42 दिन में, कितने दिन में, समय अवधि इसकी नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी ये शक्ति हुई। अगली जो एक है छोटी सी अपनी है वित्तीय शक्तियां, साधारण सी शक्ति है वित्तीय शक्तियां। इसमें देखना 4-5 फैक्ट है अपने। देखिए एक तो क्या है, आर्टिकल 112, ठीक है। इसके तहत क्या है, भारत का राष्ट्रपति संसद में बजट को पेश करवाता है, संसद में बजट को पेश करवाता है, ठीक है जी, पेश करवाता है। एक क्या है, आर्टिकल 109, इसमें क्या है कि धन विधेयक, भाई इसका निर्णय तो लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन धन विधेयक संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है। धन विधेयक संसद में तभी रखा जाएगा, उससे पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की, क्योंकि राष्ट्रपति को यह कौन सी शक्ति प्राप्त है? वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 267, आर्टिकल 267, आकस्मिक निधि। क्या है? आकस्मिक निधि। देखिए दोस्तों, 2 निधियां हैं भारत सरकार की, एक संचित निधि है और एक आकस्मिक निधि है। संचित निधि से तो सामान्यतः सभी जो अधिकारी होते हैं संघीय सरकार के, उनको क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है, एक प्रकार का सरकार का एक खजाना है, बैंक है। और आकस्मिक निधि क्या है कि कोई अचानक से कोई सडनली कोई घटना घट जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए या अन्य कोई आपदा आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति इस आकस्मिक निधि में से पैसे निकाल सकता है, अर्थात रुपये निकाल कर खर्च कर सकता है, निकाल कर खर्च कर सकता है। पर करेगा कभी? आपदा में करेगा, कोई अचानक से कोई आपदा आ जाए तो ही करेगा। उसके बाद एक बार निकाल सकता है, आकस्मिक रूप से, अचानक रूप से निकाल सकता है, लेकिन उसके बाद में संसद उसको स्वीकृति देती है। और एक बार में कितने पैसे निकाल सकता है? 550 करोड़ रुपए भारत का राष्ट्रपति निकालकर खर्च कर सकता है। ये क्या है? वित्तीय आपातकाल, इसमें वित्तीय शक्ति में आकस्मिक निधि। 109 में धन विधेयक, पूर्व अनुमति ली जाती है किसकी? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 112, बजट किसकी स्वीकृति से रखा जाता है? राष्ट्रपति के, अनुच्छेद 112 में। और बजट शब्द का प्रयोग तो हमारे संविधान में नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। एक दोस्तों क्या है, आर्टिकल 148 से 151 के बीच नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग, ये क्या करता है? वित्तीय प्रणाली की समीक्षा करता है, समीक्षा करके राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राष्ट्रपति
संसद में और राज्य विधानमंडल में रखवाता है। राष्ट्रपति के नाम से इस केग की रिपोर्ट को कहां पर रखा जाता है? संसद में रखा जाता है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। ये सामान्यतः एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी जो हमने इसकी गहराई थी कि कितने रुपए निकाल सकता है, कितने रुपए, फिर उसके बाद में संसद। एक और है कि यदि भारत में वित्तीय आपातकाल लग जाए तो सभी भारत सरकार के, राज्य सरकार के पदाधिकारियों का वेतन काटा जा सकता है, लेकिन भारत में एकमात्र जो व्यक्ति हैं भारत के राष्ट्रपति जिनका वित्तीय आपातकाल में वेतन नहीं काटा जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियों के बारे में गहनता से अध्ययन किया है। इसके आगे की जो शक्तियां हैं जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जब तक आपसे लेते हैं विदाई। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।